Hello children, welcome back to our Hindi class. Today we are going to learn about a famous state of our country, Tamil Nadu. Today we will learn about Tamil Nadu, that is your 11th chapter which is in page number 86. तो बच्चों, आज हम तमिलनाडु के प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पक्षों के बारे में और वहाँ के भव्य मंदिर और विभिन्न व्यवसायों के बारे में जानेंगे। चैप्टर 11 तमिलनाडु। बातों बातों में भारत के दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं? व्हाट आर द स्टेट्स इन द साउथर्न इंडिया? चेन्नई कहाँ की राजधानी है? चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? इस पाठ में तमिलनाडु के प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें तमिलनाडु के भव्य मंदिरों, विभिन्न व्यवसायों, कला तथा संगीत आदि विविध पक्षों पर उजागर किया गया है। In this chapter, we will be learning about natural, cultural and historical areas. We also would be learning about Tamil Nadu's famous temples, different businesses, art and music. समुद्र का दृश्य, धान के लहलहाते खेत, तरह तरह के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, हरी भरी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। यह है भारत के दक्षिणी छोर पर बसे हुए राज्य तमिलनाडु की विशेषताएं। सी व्यू, पैडी फील्ड्स, वेरियस टॉल ट्रीज, ग्रीन नीलगिरी माउंटेन रेंज। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ तमिलनाडु, द स्टेट एट द साउथर्न एंड ऑफ इंडिया। कहीं नारियल और केले के वृक्षों की कतरें, कहीं आम तथा काजू के बगीचे तो कहीं चाय कॉफ़ी के बागों से ढकी पहाड़ियों की कतारें बराबर ही मन मोह लेती हैं। जंगल, अभयारण्य तथा उनमें पाए जाने वाले भांति भांति के पेड़ पौधे और पशु पक्षी, लगता है मानो प्रकृति ने मैदानी, समुद्री तथा पर्वतीय विभिन्नता प्रदान कर इस प्रदेश को स्वयं अपने हाथों से संवारा है। Somewhere the rows of coconut and banana trees, the mango and cashew and the rows of hills covered with tea and coffee plantations attracts attention. The forest, sanitariums and the kind of trees and animals and birds found in them. It seems as if nature has provided this area with its own hands, providing the plains, marine and mountain variations. यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ हैं तथा उनकी भाषा तमिल है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस राज्य को वास्तुशिल्प, मूर्तिकला तथा भवन निर्माण कला की दृष्टि से समृद्ध बनाने में चोल तथा चेर वंश के राजाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। दक्षिण भारत की संस्कृति प्राचीनतम तथा अनूठी है। प्राचीन मंदिरों के रूप में यहाँ भारतीय संस्कृति की अद्वितीय सुंदरता के दर्शन होते हैं। यहाँ के भव्य मंदिरों की विशेषता है उनसे जुड़े रथ। प्राचीन काल के राजा देवता के रथ को अपने हाथों से खींचकर अपना जीवन धन्य मानते थे। तमिलनाडु सदा से ही संपन्न रहा है। यूनान, मिस्र तथा रोम के व्यापारी यहाँ व्यापार के लिए आते थे। अनेक विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा विवरण में इस राज्य की समृद्धि का वर्णन किया है। The natives of this place are Dravidians and their language is Tamil. The rulers of the Chola and Chera dynasties
played an important role in making this state rich in natural beauty in terms of architectural, sculpture, and building art. The culture of South India is the oldest and untouched. As ancient temples, there are visions of the unique beauty of Indian culture. The grand temples here are characterized by chariots attached to them. The kings of ancient times considered their life blessed by pulling the deity's chariot with their hands. Tamil Nadu has always been prosperous. Traders from Greece, Egypt, and Rome used to come here for business. Many foreign travelers have described the richness of this state in their travelogue. तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर तथा दर्शनीय स्थल हैं। वास्तव में पूरे तमिलनाडु को मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है। मदुरई, कांचीपुरम, मामल्लपुरम आदि शहर तो अपने विशाल मंदिरों के लिए ही प्रसिद्ध है। कांचीपुरम और तंजावुर स्थित शिव मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर वास्तुकला तथा मूर्तिकला का अनोखा संगम है। मंदिरों की दीवारों पर बनी शिव, गणेश, पार्वती, नंदी तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ अत्यंत आकर्षक और जीती जागती लगती है। The capital of Tamil Nadu is Chennai. There are many ancient temples and science spots here. In fact, the whole of Tamil Nadu is also known as Kingdom of Temples. The cities of Madurai, Kanchipuram, Mamallapuram, etc. are famous for their huge temples. The Shiva temple at Kanchipuram and Tanjavuru, Meenakshi temple at Madurai is a unique confluence of architecture and sculpture. The idols of Shiva, Ganesh, Parvati, Nandi and other deities on the walls of the temples seem very attractive and alive. अकेले कांचीपुरम में ही 130 से अधिक मंदिर हैं। इनका प्राचीन नाम कंचनपुर था तथा यह भारत की सप्तपुरियों में से एक है। कांचीपुरम के मंदिर पल्लव राजाओं ने 6ठी शताब्दी में बनाए थे। इन मंदिरों में स्तंभ वाले मंडप हैं जो बड़े बड़े पहाड़ काटकर बनाए गए हैं। Kanchipuram alone has more than 130 temples. Its ancient name was Kanchanpur and it is one of the Saptapuris of India. The temples of Kanchipuram were built by the Pallava kings in 6th century. These temples have pillars which are made by cutting large mountains. मदुरई के मीनाक्षी मंदिर के ऊंचाई 100 फुट से भी अधिक है। इसके मंडप में 1000 कलात्मक खंभे हैं। 1.5 किलोमीटर लंबी पहाड़ियों को काट छाट कर मंदिर बनाना भी इस प्रदेश के कारीगरों की कला तथा परिश्रम का अनोखा उदाहरण है। माना जाता है कि मीनाक्षी देवी ने अपने साहस और बल के आधार पर शिव जी से विवाह किया था। यहाँ एक और मीनाक्षी देवी का मंदिर है तो सामने सुंदरेश्वर अर्थात शिव जी का मंदिर। इसके चारों ओर बने चारों राजमार्गों पर हर साल चैत्र मास में रथोत्सव का आयोजन किया जाता है। The Meenakshi temple in Madurai is more than 100 feet in height. Its pavilion has 1000 artistic pillars. The construction of a temple by cutting the hills
1.5 kilometers long, is also a unique example of art and hard work of the artisans of this religion. It is believed that Meenakshi Devi married Shiva on the basis of her courage and strength. On one side there is the temple of Meenakshi Devi, and in front of this temple of Sundareshwar, that is Shiva. Every year on the 4 highways built around it, a festival is recognized in Chaitra month. कन्याकुमारी तथा रामेश्वरम यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। रामेश्वरम के शिव मंदिर का संबंध रामायण से है। माना जाता है कि यहाँ श्री राम ने शिव की आराधना की थी। यहाँ मीठे पानी के 22 कुंड हैं। कन्याकुमारी मंदिर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर है, इसीलिए यहाँ की रेत 3 रंग की है। मान्यता है कि शिव जी से विवाह न होने के कारण क्रोधित होकर कन्याकुमारी ने कुमकुम तथा चंदन उठाकर फेंका था। कहते हैं तभी से यहाँ की रेत कई रंग की हो गई। वास्तव में 3 समुद्रों का मिलन स्थल होने के कारण ऐसा हुआ है। कन्याकुमारी में सूर्योदय का दृश्य अत्यंत मोहक होता है। अनेक पर्यटक यहाँ इसी दृश्य के आकर्षण से खींचे चले आते हैं। कन्याकुमारी and Rameshwaram are famous religious places here. The Shiva temple of Rameshwaram is related to Ramayana. It is believed that Sri Rama worshipped Shiva here. There are 22 pools of fresh water here. The Kanyakumari temple is at confluence of Arabian Sea, the Indian Ocean and the Bay of Bengal. Hence, the sand here is of 3 colors. It is believed that Kanyakumari threw kumkum and sandalwood in anger due to not being married to Shiva. It is said that since the sand here has become of many colors, in fact, because of the meeting of 3 seas, it has happened that the view of sunrise in the Kanyakumari is very attractive. Many tourists come here attracted by the attraction of this scene. कावेरी नदी ने इस तिकोने आकार वाले प्रदेश को 2 भागों में बांटा हुआ है। इस नदी का जल तमिलनाडु को वर्ष भर हरा भरा रखता है। यहाँ की उपजाऊ घाटियाँ इस प्रदेश की सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं। नृत्य, संगीत तथा कला इस प्रदेश के लोगों के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। इसका मुख्य कारण है कि भारत का यह भाग विदेशियों के हमलों से काफ़ी बचा रहा। यहाँ भारतीय संस्कृति की झलक स्थान स्थान पर दिखाई देती है। यहाँ के निवासी सीधे साधे हैं। घर घर में लोग कर्नाटक संगीत का अभ्यास करते देखे जा सकते हैं। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तो आज विश्व भर में जाना जाता है। द रिवर कावेरी has divided this triangular shape into 2 parts. The water in this river keeps Tamil Nadu green throughout the year. The fertile valleys here add to the beauty of this region. Dance, music and art are very important in these lives of the people of this region. Its main concept is that this part of India has been saved from attacks from foreigners. Here,
Indian culture is seen from place to place. The residents here are straightforward. People can be seen practicing Carnatic music from house to house. The classical dance Bharatanatyam is known worldwide today. इस राज्य में कोडाईकनाल तथा उदगमंडलम ऊटी प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है। कोडाईकनाल पश्चिम घाट पर बसा 7000 फुट की ऊंचाई वाला सुंदर स्थान है। यहाँ की हरियाली और तरह तरह के वृक्ष पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। स्थान स्थान पर गिरते झरने इस पर्वतीय स्थलों की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। ऊटी की झील और पर्वतीय शोभा से भरपूर पर्यटन स्थल वर्ष भर दर्शकों के मन मोहते हैं। कोडाईकनाल एंड ऊटी are famous hill station in these states. Kodaikanal is a beautiful place with a height of 7,000 feet situated on the western Ghats. The greenery and variety of trees here fascinate the tourists. Waterfalls falling from place to place add to the beauty of these hill stations. Ooty's lake and mountains tourists attract visitors throughout the year. प्राकृतिक साधनों से भरपूर इस राज्य की उन्नति में यहाँ के परिश्रमी, ईमानदार तथा व्यवहार कुशल लोगों का विशेष योगदान है। यहाँ के लोगों के मुख्य व्यवसाय हैं नारियल के रेशों से रस्सी, पायदान आदि बुनना, समुद्री तट पर मछलियाँ पकड़ना, धान, गन्ना, कॉफ़ी, नारियल, काजू आदि की खेती करना, रेशम की साड़ियाँ और कपड़े बुनना आदि। तरह तरह के कामों में व्यस्त रहते हुए भी तमिलवासी बचे समय को संगीत और नृत्य का आनंद लेने में बिताते हैं। तमिलनाडु में हिरन, शेर, हाथी आदि जानवरों तथा जल पक्षियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए 6 अभयारण्य विकसित किए गए हैं। मुदुमलाई स्थित अभयारण्य में 400 से अधिक हिरन हैं। वेदांतंगल स्थित पक्षी विहार में हर साल 20 से 30 हज़ार तक प्रवासी पक्षी आते हैं। सचमुच प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा पौराणिक कारणों से तमिलनाडु एक अनूठा प्रदेश है। The handworking, honest people here have a special contribution in the process of this state full of natural resources. The main occupations of the people here are to weave rope, etc. from coconut fibers, fishing on the beach, cultivation of paddy, sugarcane, coffee, coconut and cashew nut, etc. Silk sarees and knitting clothes, etc. Tamilians spend the rest of the time enjoying music and dance while being busy with various tasks. Next, 6 sanctuaries has been developed in Tamil Nadu to provide protection to animals and waterfowl such as deer, lion, elephant. There are more than 400 deer in sanctuary at Madhumalai. The bird sanctuary at Vedantagal attracts between 20 to 30,000 migratory birds every year. Tamil Nadu is truly a unique region due to natural, cultural and historical reasons.
I hope now you are clear with our chapter Tamil Nadu. I will upload the classwork in our school portal. We will meet in the next session. Till then, take care.